नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है इनकम टैक्स ई बुक HC मल्होत्रा वाली, और 62 एडिशन है। असेसमेंट ईयर 21-22 पुरानी बुक है, इसलिए पुरानी बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं। चैप्टर नंबर है 6 चैप्टर है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट, जिसमें आप ये तीसरी वीडियो चल रही है। इसमें ये वीडियो होने वाली है अर्न लीव सैलरी पर। अर्न लीव सैलरी से पहले हम ग्रेच्युटी बता चुके हैं, आपको पेंशन के बारे में बता चुके हैं। अब नंबर आया अर्न लीव सैलरी क्या होता है, कैसे मिलती है और कितना इसमें एग्जाम्पशन मिलेगा, वो सब भी हम इसमें पढ़ के समझाएंगे आपको एक एक चीज़। यहाँ से क्लियर अगर दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा स्टैंड को नीचे कर लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर दिखाई दे। अब उम्मीद करता हूँ साफ दिख रहा होगा। मीनिंग ऑफ लीव सैलरी एज पर सर्विस रूल एन एम्प्लॉय गेट्स डिफरेंट लीव। पता ही है कि एम्प्लॉय को अलग अलग तरीके की लीव मिलती हैं। एन एम्प्लॉय हैज़ टू अर्न लीव इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड ओनली व्हेन ही हैज़ लीव टू हिज क्रेडिट ही कैन अप्लाई फॉर लीव। जब भी उसकी लीव जुड़ती रहती है तो उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है। इफ़ अ लीव मतलब स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इज नॉट टेकन विद इन ईयर, अगर वो लीव नहीं लेता, अपनी छुट्टी नहीं लेता, इट मे लैप्स, यानी वो लैप्स हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं, और इट मे बी इन कैश और इट मे बी एक्यूमुलेटेड। या तो आगे कंटिन्यू जुड़ती रहें, इकट्ठी होती रहें, या फिर वो इन कैश हो सकती हैं। ठीक है, ये सब जानकारी इसमें दे रखी है। द एक्यूमुलेटेड लीव्स स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय may be availed by the employee during his service time, or such leaves may be encashed at the time of retirement or leaving the job। यानी जो आपकी इकट्ठी हुई हैं लीव, जो छुट्टी आपकी इकट्ठी हो चुकी हैं, वो या तो इनकैशमेंट हो जाएगी कब, रिटायरमेंट के समय, या फिर जब आप जॉब छोड़ोगे तब। इनकैशमेंट ऑफ लीव स्टैंडिंग टू वन इज क्रेडिट इज नॉन एज लीव सैलरी। जो जुड़ी हुई रुकी हुई छुट्टी हैं वो आपकी इनकैशमेंट हो सकती है, उसको दूसरे नाम से लीव सैलरी भी बोल सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट है इनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस। सर्विस के ड्यूरिंग अगर उसे इनकैश कर देते तो क्या होगा। इफ एन एम्प्लॉय, ठीक है, इफ एन एम्प्लॉय डज नॉट अवेल हिज अर्न लीव and receive payment in respect of any period of leave not availed by him while he continues the remain in service, it is taxable in full। यानी कि अगर छुट्टी जो इकट्ठी हुई है वो नहीं लेता और उनको इन कैश कर लेता है तो वो पूरी पूरी तरह से क्या होगा, और सर्विस के दौरान, ठीक है, इट इज़ टैक्सेबल इन फुल, वो फुल्ली टैक्सेबल होंगी और टैक्सेबल सैलरी में जोड़ के दिखाना पड़ेगा। लेकिन इनकैशमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट के बाद अगर इनकैश कराते हो उसे तो क्या होगा। इफ एन एम्प्लॉय रिसीव पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम ऑन रिटायरमेंट ऑन रेजिग्नेशन इट विल बी एग्जेम्प्ट टू द फॉलोइंग एक्सटेंट। ये जो बहुत सारी लिमिट है इनके अकॉर्डिंग वो एग्जेम्प्ट हो सकती हैं, लेकिन कैटेगरी क्या है। फर्स्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो any payment received by an employee of the central government or state government as the cash equivalent to the earned leave as his credit at the time of retirement whether on superannuation or otherwise is fully exempt। fully exempt रहेंगी जो भी अर्न लीव का पैसा मिलेगा उसे। लेकिन नॉन गवर्नमेंट के केस में क्या है, एनी पेमेंट एज इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव received at the time of his retirement whether on superannuation or otherwise resignation and resigned from any other employer is exempt to the extent of least of the following amount। मतलब जो इसमें से कम होगा उसके हिसाब से exempt होगी। अब ये कंडीशन याद रख लेना क्योंकि कंडीशन याद रह नहीं पाती कई लोगों को। फर्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम ऑफ 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज salary drawn by the employee during 10 months immediately preceding his retirement on superannuation or otherwise। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप रिटायरमेंट लोगे उससे पहले के 10 महीने में जो सैलरी आपने उठाई है उसका एवरेज करने के बाद
उसका जो एवरेज आएगा, और वो एवरेज आपको 10 महीने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो फर्स्ट पॉइंट कहलाएगा, मतलब 10 महीने की एवरेज सैलरी। ठीक है, 10 महीने की एवरेज सैलरी 10 महीने के लिए, ऐसा बोल सकते हो आप। तो 10 मंथ की सैलरी लेनी होगी एवरेज, वो भी एवरेज करने के लिए पिछले 10 महीने का ही एवरेज लेना पड़ेगा सैलरी का। तो बाकी तो पॉइंट करते करते समझ में आएगा, लेकिन ध्यान रखना 10 महीने की सैलरी में या पॉइंट में लिख के दिखानी है, जो कि 10 महीने की सैलरी के लिए एवरेज जो निकाला जाएगा वो पिछले 10 महीने की सैलरी से निकाला जाएगा। सेकंड पॉइंट, अमाउंट ऑफ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी फॉर द अप्रूव्ड पीरियड फॉर विच अर्न लीव हैज़ नॉट बीन अवेल्ड। जो आपने छुट्टी नहीं ली है, जैसे कि 25 महीने की छुट्टी आपकी बनती है, 25 महीने में से आपने 10 महीने की ले ली, 15 महीने की बच गई, 15 महीने की जो सैलरी बनेगी वो एवरेज से बनेगी। तो एवरेज सैलरी इनटू जो आपने छुट्टी नहीं ली 15 महीने की, तो उससे मल्टीप्लाई करना, सेकंड पॉइंट आ जाएगा। वो तो एग्जाम्पल के लिए बोल दिया कि 25 महीने की सैलरी बनी है आपकी, 25 महीने की छुट्टी बनी है, उसमें से 10 महीने की आपने छुट्टी ले ली है और बाकी बची हुई उसकी अमाउंट मिल जाएगी। मैक्सिमम लिमिट प्रेस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 3 लाख दे रखी है, अमाउंट एक्चुअली रिसीव जो होगा 4 पॉइंट हो जाएगा। तो 4 पॉइंट है, चारों में से जो भी कम होगा वो माफ हो गया, और जो अमाउंट रिसीव हुई उसमें से जो एग्जाम्प्ट अमाउंट माइनस करोगे टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। तो ये है सेकंड पॉइंट। ठीक है, दिख रहा है, पेज पलट रहा हूँ। तो यहाँ पे अप्रूव्ड पीरियड फॉर अनलीव क्या दे रखा है, अनलीव entitlement cannot exceed 30 days for every year of actual service with the employer who is paying the cash equivalent to earned leave. This is the approved period. approved period वही होता है कि यानी 1 साल काम किया तो 1 साल में आपकी जो अप्रूव्ड होंगी छुट्टी वो कितनी मानी जाएगी, 30 दिन की मानी जाएगी, मतलब 1 महीने की। ठीक है, तो 30 दिन की सर्विस लाइफ के हिसाब से देखा जाएगा कि भाई 1 साल में 30 दिन की छुट्टी अप्रूव्ड होंगी, अप्रूव्ड पीरियड के नाम पे। अब जितने साल काम किया उस हिसाब से अपने काउंट कर लेना, और जो छुट्टी लोगे उसे माइनस कर देना। तो फिलहाल 30 डेज के हिसाब से माना जाएगा, 30 डेज की छुट्टी मिलेंगी 1 साल में। मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या क्या आएगा, बेसिक सैलरी आएगी डीएनएस अलाउंस इफ गिवन अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी डीएनएस अलाउंस तभी जोड़ोगे जब आप एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, और डीएनएस पे लिखा है तो वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो पता ही होना चाहिए। कमीशन बेस्ड ऑन अपॉन फिक्स परसेंटेज ऑन ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय, तो कमीशन जुड़ेगा। अब लिखा है अर्न लीव सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर से ज़्यादा अगर अर्न लीव सैलरी मिली है तो क्या होगा, where the employees receive such payment from more than one employer in the same previous year, the maximum amount exempt under the section 10 subsection 10AA will not exceed the limit so specified, मतलब 3 लाख की जो लिमिट है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। Further, where such employee received such payment in one or more previous year, the maximum amount of exemption from income tax will not exceed the limit so specified as reduce the amount received from former employer and which has already been exempted from tax in earlier previous year। यानी कि अगर किसी से पहले पैसे मिल चुके हैं तो वो पैसे पहले आपको माइनस करने पड़ेंगे जो मैक्सिमम लिमिट है, बाकी दूसरे एम्प्लॉयर से जो पैसे मिल रहे हैं तो जो बची हुई अमाउंट है वहाँ तक ही डिडक्शन मिल सकता है, यानी एग्जम्पशन मिल सकता है। एक और है नोट, एनी अमाउंट पेड टू द लीगल हायर ऑफ डिसीज एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्न लीव स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ सच एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज डेथ नॉट टैक्सेबल, अगर मरने के समय किसी को इनकैशमेंट और अर्न लीव मिली है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा चार्ट की तरफ। ठीक है, लीव इनकैशमेंट सैलरी, लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस इज टैक्सेबल फॉर ऑल। लीव इनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो बहुत सारे पॉइंट हैं उनमें, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब नॉन गवर्नमेंट के लिए कैसे कैसे आएगा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, एवरेज मंथली सैलरी हम लिखेंगे जो भी हम निकालेंगे, बाकी वो टाइम पीरियड है जो बचे हुए टाइम है ना जिसकी हमने छुट्टी नहीं ली वो वाला टाइम कैसे निकालते हैं। एनुअल लीव एंटाइटलमेंट नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, यानी कि 1 साल में आपको 30 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी, वो चीज़
कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस आप यहाँ लिखोगे। तो मान लो 25 साल काम किया, 25 साल के हिसाब से एक साल में 30 दिन की छुट्टी, तो कितनी हो जाएंगी? एक महीने में 30 दिन मान के चल को। तो आपकी छुट्टी अगर डेज में ही करना है तुम्हें, तो भाई 25 साल में है, एक साल में 30 दिन है, 30 दिन की 25 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 750 दिन की छुट्टी, और जितने आप छुट्टी ले चुके हो उसे माइनस कर दो। लीव्स एक्चुअली अवेल्ड ड्यूरिंग दी सर्विस। मान लो ये 750 आ गया 25 साल की सर्विस के हिसाब से, और 25 साल में आपने छुट्टी कितनी ले ली? मान लो 250 ले ली, ठीक है। 750 में से 250 माइनस किए तो 500 आ जाएंगे, ठीक है। उसे फिर डिवाइड कर देना 30 से, जिससे कि वो मंथ में काउंट हो जाएगा। भाई जितने डेज बचे उसे डिवाइड 30 से करोगे तो मंथ में आ जाएगा। मंथ में जितने मंथ आ गए आपके, वो ऐसे मंथ आए जिसमें आपने छुट्टी नहीं ली है, और उसकी मंथली एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर लेना, तो पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड, 10 महीने की एवरेज सैलरी लिखनी पड़ेगी, जो कि पिछले 10 महीने की सैलरी की एवरेज माना जाएगा। उसकी सैलरी, पिछले 10 महीने की सैलरी जोड़कर 10 से डिवाइड करके एवरेज सैलरी आएगी, उसकी 10 महीने से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। फिर 3 लाख, और फिर लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, जो भी हमें मिली है। फिर यहाँ बोलता है एवरेज मंथली सैलरी इज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट। तो मंथली एवरेज सैलरी जो निकालनी है वो रिटायरमेंट से पहले के 10 महीने में जो सैलरी मिली है उसे जोड़कर 10 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके एवरेज सैलरी आएगी। सैलरी में जुड़ता है बेसिक सैलरी, डीए इफ द पार्ट ऑफ सैलरी, और कमीशन इफ फिक्स परसेंटेज। अगर फिक्स परसेंटेज में दे रखा टर्नओवर पे, वो कमीशन इसमें जोड़ा जाएगा। ये तो होगी थ्योरी। लेकिन अगर इसको मैं कहूँ कि भैया ऐसे मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल 2 है मेरे सामने इस समय। एक तो 8th है और एक 9th है। 9th समझाऊंगा। 9th इसलिए कह रहा हूँ कि वो समझाना आसान है इस समय, मेरी वीडियो भी छोटी रहेगी और समझ में भी आ जाएगा। 8th में क्या है, ग्रेड सिस्टम है। ग्रेड सिस्टम मेरी पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा सैलरी वाली में, तो वहाँ पे पहले आप एक बार देख लेना तो क्लियर हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके हिसाब से एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो बिल्कुल एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपको। तो फिलहाल मैं आपको 9th एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद 8 ट्राई कर लेना तो आपको 8 भी आ जाएगा। श्री अमरनाथ वॉज एम्प्लॉयड इन ए कंपनी। कंपनी में एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड थे मतलब वॉज लिखा है। ही टुक वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑन 1 दिसंबर 2020 को आफ्टर कंप्लीटिंग 25 ईयर ऑफ सर्विस। 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद वो रिटायरमेंट ले चुके हैं 1 दिसंबर 2020 को। ऑन 1 जनवरी 2020 ही सैलरी वॉज कितनी थी? 12,000 पर मंथ। मतलब ये साल एंड हो रहा है दिसंबर में, तो ये साल स्टार्ट जनवरी में हुआ होगा इस समय, तो उस समय से इनकी सैलरी बताई गई 12,000 रुपये आफ्टर एडिंग एनुअल इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट को जोड़कर 12,000 रुपये सैलरी बताई गई। इन दिस कंपनी 2 मंथ लीव एकर्ड एवरी ईयर। मतलब इस कंपनी में एक साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है, एक साल के अंदर 2 महीने की छुट्टी। कंप्यूट द एग्जाम्प्ट अमाउंट रिगार्डिंग इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव इफ हिज अदर पर्टिकुलर वर एज अंडर। बाकी चीज़ें में नीचे दे रखी है। ध्यान रखो 25 साल की सर्विस की है, 2 महीने की छुट्टी एक साल में मिलती है, तो बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पे। इसके हिसाब से भाई एक साल में 2 महीने की छुट्टी, काफ़ी छुट्टी हो जाएगी इनकी जो अवेल है। अब इसमें से कितनी छुट्टी ली है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे की चीज़ पढ़ते हैं कि 2 महीने की छुट्टी तो हमने पढ़ लिया था, वो 2 महीने मिलती है, लेकिन अप्रूव पीरियड के हिसाब से एक साल में 30 दिन की छुट्टी मानी जाती है, जो कि 1 महीने बनता है हमारा, ठीक है। टोटल लीव ड्यूरिंग द टोटल लीव अवेल्ड ड्यूरिंग द सर्विस, जो हमने लीव ली है, छुट्टी ली है, ये केस हैं A B C, 3 केस हैं। ए केस के अंदर हम कहते हैं 10 महीने की छुट्टी ली है, इसमें हमने कोई भी छुट्टी नहीं ली, इसमें 30 महीने की छुट्टी ली है। अमाउंट रिसीव्ड जो हुई है एक्चुअली 4,80,000, 6 लाख और 2,40,000। एवरेज सैलरी हमारी जो होगी वो कितनी होगी? 12,000 पर मंथ। कैसे पता चला कि भाई पिछले 10 महीने से हम 12,000 की सैलरी उठा रहे हैं, और इसको हम 10 महीने में सैलरी जो बनती है वो जोड़ेंगे एक पीस, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 12,000 ही बैठ के आएगा। तो वो मंथली सैलरी जो है वही उसकी एवरेज है इस समय, क्योंकि कंटिन्यू सेम चल रही है, बीच में चेंजेस होते तो एवरेज करके दिखाना भी पड़ता, तब जाके अलग से अमाउंट आती। तो 12,000 पर मंथ हो गया। अप्रूव्ड पीरियड फॉर अर्न लीव 25 मंथ। क्यों? क्योंकि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हम 30 दिन की छुट्टी अप्रूव पीरियड मानते हैं एक साल में, तो मतलब 30 दिन मतलब 1 महीना,
और 25 साल में 25 महीने की छुट्टी हो जाएगी, तो ये 25 महीने की छुट्टी अप्रूव पीरियड हो गया। द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एग्जाम्प्ट। ए केस में पहले देखना, फिर बी में देखना। पहले ए, सैलरी फॉर 10 मंथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी के हिसाब से 10 महीने की सैलरी क्या बैठेगी, 12,000 सैलरी है, 10 महीने हिसाब से 1,20,000, तीनों में 1,20,000 आ गया। सैलरी फॉर द पीरियड रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन लीव अवेल्ड फ्रॉम द टोटल अप्रूव पीरियड ऑफ अर्न लीव। अप्रूव पीरियड के हिसाब से देखो 25, यहाँ लिख दो 25 महीने की सैलरी बनी अप्रूव पीरियड, जिसमें से एक केस में से कितना ले लिया मैंने, 10 महीने की छुट्टी हम ले चुके हैं, तो बची कितनी 15 महीने की छुट्टी बची, और एक महीने की सैलरी कितनी है 12,000, तो 15 महीने की कितनी हुई इनकैशमेंट जो हुआ वो 1,80,000 हुआ। यहाँ पे छुट्टी कुछ नहीं ली, तो 25 में से एक 0 माइनस करो तो 25 महीने आएंगे, 25 इंटू 12 कर दिया। यहाँ छुट्टी ली है 30 महीने की, अप्रूव था 25 महीने, लेकिन हमने कितने ले ली 30 महीने की, तो मतलब हमारे पास कुछ ऐसी नहीं है जो कैश इनकैशमेंट के लिए बचा टाइम, तो नील कर दिया, नील। ठीक है, अब -5 मत लिखना, नील कर देना। मैक्सिमम लिमिट कितनी आएगी इसमें, 3 लाख 3 लाख 3 लाख। एक्चुअल अमाउंट कितनी मिली 4,80,000 6 लाख, और जो कि हमने ऊपर से ही लिख के दे दिया। अब इसमें देखो सबसे कम क्या है, 1,20 1,80 3 लाख 4,80, तो मतलब 1,20 हुआ, वो हमारा एग्जाम्प्ट अमाउंट है। लेकिन अगर टैक्सेबल पूछा जाएगा तो कैसे करेंगे, जो एक्चुअल मिला है 4,80 उसमें से 1,20 माइनस कर दोगे तो 3,60 आएगा, वो टैक्सेबल अमाउंट होगा। ऐसे बी केस में देखो सबसे कम क्या है 1,20 लिख दिया, इसमें सबसे कम क्या है नील, नील अमाउंट आई, नील लिख दिया। अगर टैक्सेबल पूछेगा तो 240 में से नील माइनस करोगे तो 240 टैक्सेबल हो जाएगा। इस तरीके से एग्जाम्पल है, आप इसके थ्रू अगला पिछला जो भी एग्जाम्पल करना चाहो कर लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। लोगों में अपने बच्चों में अपने जो भी है स्टूडेंट हैं, साथ में दोस्त हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, सभी को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा है पढ़ लेना।